Good morning, everyone. So, dear students, it's the sixth chapter of our grammar book, and this chapter name is verbs. So, verbs basically we are going to study in this chapter. So, for this, you have to open the page number 40, chapter number 6 of your grammar book. So, now let's study about this. Defining a verb. A verb denotes an action or being or possession. यहाँ पे बताया गया है कि वर्ब क्या होती है। देखो, वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को डिनोट करता है, बीइंग को डिनोट करता है, पोजेशन को डिनोट करता है। यानी कि इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हम कुछ करते हैं, कुछ करने को बताए या कुछ होने को बताए या पास में कुछ होने को बताए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना क्या है, एक काम कर रहे हैं, एक एक्शन कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो होना शो कर रहे हैं यहाँ पे। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो होना शो कर रहे हैं, तो होना भी वर्ब है। फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नोटबुक है, तो पास में कुछ होना यानी कि पोजेशन शो कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को डिनोट करें या फिर बीइंग यानी कुछ होने को डिनोट करें या फिर पोजेशन यानी कि पास में कुछ होने को, किसी के अधिकार होने को शो करें, तो वो वर्ड्स कहलाते हैं वर्ब्स। नीचे जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो बोल्ड लेटर्स हैं, बोल्ड वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे वर्ब्स हैं। नाउ कम ऑन द बी पॉइंट, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव एंड इनकम्प्लीट वर्ब्स। तो वर्ब्स आगे जाके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रांसिटिव, दूसरी को बोलते हैं इंट्रांसिटिव, तीसरी को बोलते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ऐसी वर्ब्स जिनको हम जब लिखते हैं या बोलते हैं तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उस वर्ब को बोलते हैं ट्रांसिटिव। और इनट्रांसिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? ऐसी वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। देखो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है हमारा व्हाट और हुम का रिप्लाई। व्हाट और हुम का रिप्लाई, जिस वर्ब के साथ व्हाट और हुम की रिप्लाई की ज़रूरत हो वो होती है ट्रांसिटिव वर्ब। जिन वर्ब्स के साथ व्हाट और हुम की रिप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है वो होती है इंट्रांसिटिव वर्ब्स। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्या खेल रहा हूँ? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो व्हाट के रिप्लाई आ गया हमारे पास, मैं क्या खेल रहा हूँ? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, राइट। मैं साहिल को बुला रहा हूँ, मैं किसको बुला रहा हूँ? whom आई एम कॉलिंग। तो मैं किसको बुला रहा हूँ? मैं साहिल को बुला रहा हूँ। तो whom का रिप्लाई और what का रिप्लाई जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो वर्ब कहलाती है ट्रांसिटिव, जिसको नहीं ज़रूरत होती वो कहलाती है इनट्रांसिटिव। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं सो रहा हूँ, मुझे वर्ड की रिप्लाई की ज़रूरत है? नहीं है। मैं डांस कर रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। तो ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वट या हुम की रिप्लाई की ज़रूरत नहीं होती, दोज वर्ब्स आर कॉल्ड इनट्रांसिटिव। Transitive, when there is a need of object, when there is a no need of object, then we have to mention intransitive verbs, right? Now let's talk about what are the incomplete verbs. कुछ verbs ऐसी होती है जिनको हम बोलते हैं incomplete verbs, जैसे be की जितनी फॉर्म है, is, am, are, was, were, will be, shall be, ये सारी फॉर्म्स जो हैं वो be की फॉर्म है। become, appear, seem and look are incomplete verbs। इनको incomplete verbs बोलते हैं। हालांकि ये इंट्रांसिटिव का पार्ट होते हैं, इनको पूरा करने के लिए एक वर्ड की ज़रूरत होती है, उस वर्ड को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। तो यानी कि ये वर्ब्स ऐसी हैं, इन वर्ब्स को आपने याद करना है। ये इन वर्ब्स को बोलते हैं इनकम्प्लीट वर्ब्स। इनके बाद जो वर्ड आता है वो वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो वर्ड क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, राइट। नाउ लेट्स कम ऑन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक सी पॉइंट। सो व्हाट आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स? देखो, जो हमारे वट या हुम के रिप्लाई होते हैं, वट या हुम के रिप्लाई होते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट दो कैटेगरी में डिवाइड हैं। फर्स्ट इज कोल्ड डायरेक्ट एंड सेकंड इज कोल्ड इनडायरेक्ट। जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वट का रिप्लाई होते हैं, वो कहलाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कहलाती हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो कहलाती हैं
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे भी समझ सकते हो, जो व्हाट का रिप्लाई होगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो whom का रिप्लाई होगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने साहिल को एक लेटर दिया, मैंने साहिल को एक लेटर दिया, मैंने क्या दिया, एक लेटर, मैंने किसको दिया, साहिल को। तो क्या और किसको, व्हाट और whom के रिप्लाई जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसमें क्या का रिप्लाई क्या है, लेटर है, तो लेटर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया, साहिल को दिया, तो साहिल क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। साहिल यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग थिंग होता है, लिविंग पर्सन होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, राइट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पिक। Here we have to understand about auxiliary and main verbs. Verbs are either main verbs or auxiliary verbs. There are 14 auxiliary verbs. देखो सेंटेंस में verb जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है auxiliary verb, दूसरी होती है main verb. यहाँ पे लिखी हुई है be, will, can, may, shall, ought to, must, have, would, could, might, should, used to, would do. ये सारी verbs क्या हैं, auxiliary verbs होती हैं जो tense बनाने के काम आती हैं, right? ऑल अदर वर्ब्स आर मेन वर्ब, इनके अलावा जो वर्ब्स होती हैं उनको बोलते हैं मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस पैसिव फॉर्म्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो टेंसेस बनाने के काम आती हैं और पैसिव सेंटेंस बनाने के काम आती हैं। बी, हैव एंड डू आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो बी, हैव और डू हैं वो प्राइमरी यानी कि मुख्य ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। दे आर स्पेशल बिकॉज वे स्पेशल हैं, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड बोथ एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। दोनों ही तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी और मेन वर्ब की तरह भी। मॉडल्स, all auxiliary verbs with the exceptions of be, have and do are called modal auxiliaries or simply modals. Modals are used to express ideas like possibility, ability, permission, obligation, suggestion, etc. देखो ऊपर जो डी पॉइंट में लिस्ट दी गई है वर्ड्स की वो सारी वर्ब्स के हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। उनमें से बी, हैव और डू को छोड़ दो, बाकी सारी क्या कहलाती हैं, मॉडल्स कहलाते हैं। ये जो मॉडल्स वर्ब्स होती हैं वो टेंस के अलावा जितनी जो सेंस होती हैं उनको बनाने के लिए, उनको शो करने के लिए हम मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। जैसे जो हमें पॉसिबिलिटी को शो करना हो, एबिलिटी को, परमिशन को, ऑब्लिगेशन या सजेशन को शो करना हो, तो तब हम मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स को प्रयोग करते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द फाइनाइट वर्ब्स एंड व्हाट आर द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगिंग, प्रेजिंग, डांसिंग एंड द टू फॉर्म ऑफ द वर्ब टू सिंग, टू प्रेज, टू डांस आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। जो हमारी आईएनजी वाली फॉर्म वाली वर्ब्स होती हैं और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जो वर्ब्स होती हैं वो कहलाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ऑल अदर वर्ब्स फॉर्म आर फाइनाइट टू फॉर्म आर आल्सो कॉल्ड इन्फिनेटिव्स। इसके अलावा जो बाकी तरह की फॉर्म्स होती हैं उनको बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब्स, राइट। टू फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड इन्फिनेटिव्स। जो टू की फॉर्म होती हैं उनको इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। ing forms may be either participles, verb, adjective forms, smiling babies, fading flowers, or gerunds, verb plus nouns. Fading is natural. तो जो ing वाली फॉर्म होती हैं वो एक एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और जीरेंट की तरह भी काम करते हैं। इस बात को देखो ऐसे समझो, जैसे ing वाली फॉर्म है सिंगिंग। जैसे मैं कहता हूँ आई लाइक सिंगिंग, जैसे मैं कहता हूँ आई लाइक मोहित, आई लाइक चेयर, आई लाइक टीवी, आई लाइक मोबाइल, तो उसी तरह मैं बोलता हूँ आई लाइक सिंगिंग। तो सिंगिंग क्या है, यहाँ पे एक नाम की तरह प्रयोग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंगिंग वर्ब नहीं है, एक जीरेंड है, एक नाम है। नाम जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नाम की तरह प्रयोग हो तो उसे जीरेंड बोलते हैं। फिर मैं कहता हूँ दिस इज़ अ सिंगिंग डॉल, दिस इज़ अ सिंगिंग डॉल। अब जो सिंगिंग है वो डोल का एडजेक्टिव है, वो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो डोल तो है परंतु वो सिंग करने वाली डोल है। इट इज़ अ सिंगिंग डोल, राइट। इट इज़ अ डांसिंग डोल। तो जब वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करे तो उसको बोलते हैं हम पार्टिसिपल फॉर्म।
अब बात करते हैं चीफ पार्ट्स ऑफ अ वर्ब। वर्ब के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसको हम बोल देते हैं द प्रेजेंट टेंस फॉर्म या पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट, वेंट सेकंड फॉर्म एंड गोन थर्ड फॉर्म। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स। कुछ वर्ब्स की जो फॉर्म होती हैं सेकंड एंड थर्ड, वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहलाती हैं, कुछ वीक कहलाती हैं। स्ट्रॉन्ग कौन सी कहलाती है और वीक कौन सी कहलाती है? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में जस्ट हम ईडी या डी या टी ऐड करते हैं उनको तो बोलते हैं वीक फॉर्म, जैसे लाफ, लाफ्ड, रिसीव, रिसीव्ड, लर्न, लर्नड। तो ये सारी वर्ब्स है, ये कहलाती है वीक फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी होती है? जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म अलग होती है, स्पेलिंग में हम कुछ चेंज करते हैं, जैसे कम, केम, नो, न्यू, स्पीक, स्पोक। ये हमारी क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ऑब्जर्व हाउ द पास्ट टेंस ऑफ द फ्लोइंग वर्ब्स इज अ फॉर्म्ड। कुछ वर्ब्स तो बिल्कुल ही अलग होती हैं, वो भी हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलते हैं, जैसे बाय, बोट, कैच, कोट, टेल, टोल। तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स कहलाती है। एंड नाउ you have to read these strong forms like arise, arose, arisen. So you have to learn these forms which are given on the page number 42. And same in this way, some verbs are given on the page number 43 also. You have to learn these forms. Now come on the next page, page number 44. Come on the key point. The following verbs have the three forms present, past and past participle alike. कुछ verbs ऐसी होती हैं जिनकी तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं, जैसे बैट की सेकंड फॉर्म भी बैट है, थर्ड फॉर्म भी बैट है। तो ये सारी वर्ब्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको भी आपने लर्न करना है।